आरंभ दृश्य में एक व्यक्ति है जिसका नाम माइलो स्टैनफील्ड है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। वो न्यू जर्सी की एक गली में खड़ा दिख रहा है, पास की फूलों की दुकान में एक महिला पर नजर रख रहा है। इसी बीच वो कुछ जटिल काम भी करता हुआ लगता है। अपनी आस पास हो रही घटनाओं के समय से संबंधित गणनाएं कर रहा है। मिलो एक यात्री बस के आने, गड्ढे, एक सड़क कलाकार और एक साइकिल सवार को नोट करता है। तेज रफ्तार। इन अवलोकनों के बाद वह सड़क पार करता है और गड्ढे के पास स्थित एक मेल बॉक्स के ऊपर रणनीतिक रूप से एक पेन रखता है। जल्द ही उसकी योजना के अनुसार घटना श्रृंखला शुरू हो जाती है। एक टैक्सी गड्ढे पर से गुजरती है जिससे पानी पेन पर छिटक जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। यह स्ट्रीट कलाकार का ध्यान खींचता है, जो आगे बढ़कर उसे उठाने के लिए चलता है, कलम उठा लेता है। उसी क्षण तेज रफ्तार साइकिल चालक कलाकार से टकरा जाता है, जिससे वह मेल बॉक्स से टकराता है और पास के फल के स्टैंड पर गिर जाता है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है, जिससे सबका ध्यान भटक जाता है, जिसमें बस चालक भी शामिल है। नतीजतन वह ट्रैफिक लाइट को लाल होते नहीं देखता और सड़क पार करती इसी महिला से टकरा जाता है, उसे मार डालता है। जगह और लोग कहते हैं कि गणित खतरनाक नहीं है। फिर मिलो ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी योजना सफल रही, वहां से चला जाता है। सुव्यवस्थित रूप से दृश्य फिर FBI विशेष एजेंट ओलिविया डनहम की ओर कट जाता है। वह होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज प्रभाग में काम करती है, जो असामान्य घटनाओं में विशेषज्ञता रखता है। ओलिविया लगता है कि सिर की चोट के कारण लंबे अंतराल के बाद काम पर लौट रही हैं। जैसे ही वह फ्रिंज मुख्यालय में प्रवेश करती हैं, उनका स्वागत उनके साथी अधिकारी चार्ली द्वारा किया जाता है, जो टीम के पर्यवेक्षक हैं। इस बीच एजेंसी के प्रमुख वॉल्टनेट बिशप लैब के एक सहायक फिलिप ब्रॉयल्स से ओलिविया की वापसी के बारे में बात कर रहा है। फिलिप कहते हैं कि वह एक डोपेलगैंगर है जिसका नाम फॉक्सलिविया है, और चिंता व्यक्त करते हैं कि क्या वे अपनी टीम में एक नकली व्यक्ति को शामिल कर सकते हैं। यहाँ ये उजागर होता है कि जो ओलिविया ऑफिस के अंदर है वह नहीं है, वास्तविक वाली नहीं, वह वास्तव में एक नकली व्यक्ति है जिसे असली की जगह भरने के लिए लाया गया है। वॉलनेट फिर फॉक्सलिविया को इस ब्रह्मांड में रखने और वास्तविक ओलिविया की यादों को स्थापित करने के पीछे अपनी प्रेरणा का खुलासा करता है। उसमें वह दावा करता है कि फॉक्सलिविया ही एकमात्र है जो ब्रह्मांडों के बीच बिना किसी नुकसान के यात्रा कर सकती है। वॉल्टनेट ये जानना चाहता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। इसके लिए वह कहता है कि हमें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि वह यहीं की है। फिलिप पूछता है अगर उसकी नई पहचान नहीं बनी रही तो, जिस पर प्रमुख उत्तर देता है कि वह नहीं, उसके बाद की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद चार्ली टीम को इस सप्ताह हुई 2 बार की रहस्यमयी बस दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हैं। पीड़ित की प्रत्येक मामले में मौत हो गई है। फिर वह अपनी टीम से साइट जांच के लिए जाने से पहले सावधान रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद FBI टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और किसी भी सुराग या जानकारी की तलाश में फैल जाती है। जांच का नेतृत्व एक अन्य FBI लिंकन ली नामक एजेंट, जिसका चेहरा जलने के निशानों से खराब प्रतीत होता है। चार्ली शरीर की जांच करती है और उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग करके उसकी आगे की जानकारी प्राप्त करती है। वह अंततः पता लगाती है कि मृतक महिला का नाम जूलियन फोस्टर है। इस बीच ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है, जो इस घटना से हिल गया है क्योंकि उसने अब तक किसी परिंदे या जानवर को भी नहीं मारा है। साथ ही एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों के किसी संकेत की टेस्टिंग करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। हालांकि उन्हें वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है मौके पर। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि स्थानीय कलाकार पेन उठाने के लिए नीचे झुका था। इसी दौरान वह साइकिल सवार से टकरा गया और फल की दुकान में गिर गया। यह सुनकर एजेंट ली का अनुमान है कि पेन मुख्य तत्व है जिसने प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला बनाई, अंततः जिससे पीड़ित की मृत्यु तक। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच कोई संबंध है या नहीं। एजेंट ली पहले हादसे की तस्वीर में वही बॉल पॉइंट पेन देखते हैं, जिससे उन्हें और यकीन हो जाता है कि किसी ने घटनाओं की श्रृंखला को रचा है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी के एक गणितज्ञ से बात करने जाते हैं, एस्ट्रिड को और घटनाओं के बारे में बताओ। हालांकि वह दावा करती है कि कोई भी इंसान ऐसे घटनाओं की श्रृंखला नहीं चला सकता और इसे अपने पक्ष में नहीं मोड़ सकता। 2 बार उनके बहस के बीच एक और समान बस दुर्घटना होती है, जिससे एस्ट्रिड को सदमे में 2 और 2 का मतलब है तुम्हें बस से टक्कर लगती है। FBI एजेंट तुरंत स्थल पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि इस बार पीड़ित अभी भी जीवित हैं। राहगीरों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि अचानक एक कुत्ता सड़क पार कर गया, जिससे बस का नियंत्रण खो गया। तभी ओलिविया एक समान बॉल पॉइंट देखती है। पेन जमीन पर लुढ़क रहा है, जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। वह चारों ओर देखती है और एक संदिग्ध मिलो को ऊपर पुल से नीचे देखते हुए देखती है। कुछ क्षण बाद एक आदमी ईयरबड्स पहने सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक आ रही एम्बुलेंस। मुझे लगता है कि पैरामेडिक को अपनी कोटा पूरा करना था। अपने संदेह की पुष्टि होने पर ओलिविया अपनी टीम को सतर्क करती है और माइलो की ओर दौड़ती है। यह देखते ही बाद वाला तुरंत 9
एक अन्य घटनाक्रम में वह पुल से एक साइकिल फेंक देता है। इससे एक बस का रास्ता बदल जाता है और वह पुल के नीचे से निकलती है। ओलिविया उसे बंदूक की नोक पर पकड़कर आत्मसमर्पण करने की धमकी देती है, लेकिन माइलो पुल से कूदता है, बस की छत पर उतरता है और भाग जाता है। माइलो बस विस्परर है। इस घटना के बाद माइलो घर लौटता है और अपनी बहन मैडलिन को चिंतित पाता है। उसके लिए वह उसे बताती है कि अस्पताल से बहुत सारी कॉल आ रही हैं, लेकिन वह उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। वह फिर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, यह कहकर कि वह बहुत दूर चला गया है। हालांकि मिलो उसके कार्यों का पूर्वानुमान लगाता है और उसके वाक्य पूरे करता है, उसे चुप कर देता है। इसके बाद मैडलिन उसे एक छोटा प्लास्टिक का घोड़े का खिलौना दिखाती है जो उनकी माँ की याद दिलाता है। इससे उसे महसूस होता है। बेचैन होकर वह दूर चला जाता है, यह कहते हुए कि अब यह अप्रासंगिक है। दूसरी तरफ एजेंट ली को उसके नियमित त्वचा परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बर्न चैम्बर में प्रवेश करने से पहले वह ओलिविया से तीनों के बीच समानताएं खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। पीड़ितों उसकी निर्देशों का पालन करते हुए ओलिविया मुख्यालय लौटती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बातचीत शुरू करती है। थोड़ी जांच के बाद वह तीनों पीड़ितों के बीच संबंध खोजती है और एक मेडिकल सेंटर, उन तीनों में से सभी का सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इस सेंटर से संबंध था। वह अपनी खोज चार्ली के साथ साझा करती है और दोनों तुरंत इसी मेडिकल सेंटर की ओर रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया देखती है कि एक समूह के मरीज वही बॉल पॉइंट का उपयोग कर रहे हैं। आलम का उपयोग करते हैं क्योंकि वे डिजिटल उपकरणों के साथ नहीं निपट सकते। आईपैड उन्हें आईमेड कर देते हैं। बाद में वे डॉ लेविन से मिलते हैं जो बस दुर्घटनाओं के सभी 3 पीड़ितों को पहचानते हैं। पीड़ितों के बारे में कुछ विवरण देने के बाद डॉ लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से विकलांग मरीजों को उनकी बुद्धि बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं से मदद कर रहे हैं। वह उन्हें उनके मरीजों के वीडियो फुटेज भी दिखाते हैं जिसमें ओलिविया मिलो को देखती है। उसके बारे में पूछताछ करने पर डॉ लेविन जवाब देते हैं कि वह उनके मरीजों में से एक है जिसने वही दवा परीक्षण किया था जिसने उसका IQ तेजी से बढ़ा दिया। वे आगे बताते हैं कि मिलो को उसकी बहन की निगरानी में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और कि उसे प्रयोगात्मक प्रक्रिया को उलटने के लिए वापस आने का समय निर्धारित था, लेकिन अब वह उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और वह उन सभी को मार रहा है जो लेने की कोशिश कर रहे हैं उसके नियंत्रण में। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंट्स ने उससे मिलने का फैसला किया। उन्हें पता नहीं है कि मिलो ओलिविया पर करीबी नजर रख रहा है, उसकी हर एक हरकत और उसके मूवमेंट्स का पैटर्न नोट कर रहा है और उसकी भविष्यवाणी कर रहा है। अगली चाल, बाद में चार्ली और ओलिविया मिलो के स्थान पर पहुंचते हैं जहां उनका स्वागत मैडलिन द्वारा किया जाता है। वे उससे मिलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह दावा करती है कि उसे मालूम नहीं है। यह महसूस करते हुए कि वह कुछ छिपा रही है, एजेंट उसे मिलो के किए गए अपराधों के बारे में बताते हैं और यह कि उसे आजाद छोड़ना कितना खतरनाक है। जबकि चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने जाता है, ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में बताती है, ये प्रकट करते हुए कि वे कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते थे, वे एक दूसरे की देखभाल करते थे। इससे मैडलिन को इतना आराम मिलता है कि वह अपने भाई के बारे में अधिक जानकारी साझा करती है। वह बताती है कि मिलो कई घटनाओं के परिणाम को बहुत छोटी छोटी बातों तक भी पूर्वानुमान करने में सक्षम है। विवरण और वह केवल खिलौना घोड़ा दिखाकर मिलो की एकाग्रता को तोड़ सकती है। जब भी वह बुलसाई को देखता है वह उत्तेजित हो जाता है। अंततः ओलिविया उसे राजी कर लेती है कि वह जो कुछ भी जानती है बताए, यह जोर देकर कि वे आम नागरिकों के साथ साथ मिलो की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसके बाद मैडलिन उसे एक नोट थमा देती है, होटल का स्थान बताना जहां माइलो वर्तमान में ठहरा हुआ है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ माइलो को पकड़ने की योजना पर चर्चा करते हैं। हालांकि वे जल्द ही महसूस करते हैं कि कोई भी योजना व्यर्थ होगी क्योंकि वह उनकी हर चीज देती है कि उसने नहीं दोबारा विचार कि उसने श्वास यंत्र क्यों नहीं पहना, जिसके जवाब में वह कहती है कि उसने चेतावनी संकेत को पहचाना नहीं। बाद में ओलिविया मैडलिन को अस्पताल ले जाती है जहां मिलो एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर के अनुसार IQ बढ़ाने वाली दवा मिलो के मस्तिष्क में बहुत लंबे समय से है, जिसके कारण वे उलट प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं। अब उनका मस्तिष्क इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उनके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मैडलिन कमरे के अंदर जाती है और अपने भाई के सामने खिलौना घोड़ा छोड़ देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर होती है जब उसे एक अन्य ब्रह्मांड से अपने बॉयफ्रेंड पीटर का दर्शन होता है। वह उसे बताता है कि वह इस ब्रह्मांड की नहीं है। अपने दावे का समर्थन करने के लिए वह याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के बारे में उसकी जानकारी की कमी ने पहले उसका जीवन कैसे बचाया। उनके अनुसार अगर उसने चेतावनी संकेतों को पहचान लिया होता और वहां रुक गई होती तो वह मर गई होती। पीटर उसे अपनी सारी यादें याद करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूमता है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन